नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग समर्पण बैच के तहत जो हम लोगों ने एक समर्पण बैच लॉन्च किया था पीसीएस क्रांति की टीम ने, उसके तहत हम लोग यूपी स्पेशल की क्लास आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे, जिसमें से अभी हम लोगों ने देखा था कि हमने यूपी स्पेशल का सामान्य परिचय हम जो लोगों ने पहली क्लास में देख लिया था, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश से लगे राज्य, देश, यूटी इन सब के बारे में बात करी थी। और जो राज्य लगे हुए हैं उनसे कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले लगते हैं, इन सब में बात करी थी हम लोगों ने। ठीक है, तो उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आपको थोड़ा सा पहले रिकॉल करवा देते हैं, उसके बाद फिर हम अपने अगले क्लास को देखेंगे, जिसमें से हमने बताया था दोस्तों आकार क्या है उत्तर प्रदेश का। तो उसका आकार लंबवत था, लंबाई पश्चिम से पूर्व 650, उत्तर से दक्षिण लंबाई है उत्तर प्रदेश की 240 किलोमीटर और टोटल क्षेत्रफल है 240,928 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे आप। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, तो वहीं सबसे पश्चिमी जिला शामली, जबकि उत्तरी जिला में देखेंगे तो हमें सहारनपुर मिलता है और दक्षिण में हम देखते हैं तो सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला मिलता है। और हम लोगों ने आपको अक्षांश और देशांतर, उत्तर प्रदेश का अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार में भी बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी अक्षांश है, उसका जो उत्तरी बिंदु है अक्षांश में, वह 31 डिग्री 28 मिनट था, और जबकि दक्षिण अक्षांश बिंदु था वह था 23 डिग्री 52 मिनट। जबकि देशांतर में देखेंगे तो उसका पश्चिमी देशांतर 77 डिग्री 30 मिनट, और जबकि पूर्वी देशांतर था 84 डिग्री 39 मिनट, और यह पूरी तरीके से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं जो सीमा से उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे राज्य थे, जिसमें 8 राज्य हम लोगों ने आपको बताया था, जिसमें से एक है हिमाचल प्रदेश जिसकी सबसे छोटी सीमा लगती है, उसके बाद उत्तराखंड, फिर बिहार, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। यह 8 जिले और एक यूटी थी दिल्ली, और इसके अलावा एक देश था वह नेपाल था। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक है, तो यह हमने बता दिया था। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले लगे थे। यह सब आपको पहली क्लास में मैपिंग में बता दिया गया था, आपको हम यहाँ केवल रिकॉल करवाएंगे कौन कौन से जिले थे जो कि उत्तर प्रदेश से लगे हुए थे, राज्यों से, उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से लगे हुए थे। तो हिमाचल प्रदेश हम देखते थे सहारनपुर लगा हुआ, उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत यह लगा हुआ था। और बिहार से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र लगा हुआ था। जबकि झारखंड से हम देख ले रहे थे तो सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से भी सोनभद्र ही लगता है और मध्य प्रदेश से भी सोनभद्र लगता है। मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा और आगरा। इस तरीके से हम देखें कि हिमाचल प्रदेश से एक जिला लगता है उत्तर प्रदेश का, और उत्तराखंड से लगते हैं 7 जिले उत्तर प्रदेश के, बिहार से भी 7 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के, झारखंड से केवल एक जिला सोनभद्र लगता है, छत्तीसगढ़ से भी केवल एकमात्र जिला सोनभद्र ही लगता है, और मध्य प्रदेश से हम देखते हैं सबसे बड़ी सीमा जिसके साथ साझा करता है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, और सबसे बड़ी सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, और इससे लगते हैं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिले। ठीक है, जिसमें है सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, आगरा। ठीक है, राजस्थान से 2 जिले लगते थे, एक आगरा था, एक था मथुरा। ठीक है, हरियाणा से टोटल 6 जिले लगते हैं, जिसमें मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बागपत, सहारनपुर जो कि हमारा सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का। और दिल्ली से केवल 2 मात्र जिले लगते हैं, आपको याद रखना, एक गौतम बुद्ध नगर लगता था, एक गाजियाबाद लगता था। ठीक है, तो और इस तरीके से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले राज्य है टोटल 8, और एक है यूटी और एक है इंटरनेशनल बॉर्डर उत्तर प्रदेश का, जो लगता है एकमात्र देश नेपाल से। ठीक है, तो हमने यह उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा को पूरी तरीके से पढ़ लिया। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। इससे बाहर उत्तर प्रदेश के जिलों से संबंधित जो राज्य लगे हुए उनसे संबंधित
देखने को नहीं मिलेगा। जिसमें हाँ 2-3 फैक्ट और हैं आपको कि सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों से लगता है। एक तो आप देख रहे हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश से भी लग रहा है, एक उत्तराखंड से भी लग रहा है और एक हरियाणा से भी लग रहा है। और सोनभद्र एक ऐसा जिला है, और यह सोनभद्र केवल उत्तर प्रदेश का नहीं अपितु पूरे देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। एक बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये 4 राज्यों से यह जिला अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है। और मथुरा आप देखेंगे तो मथुरा हरियाणा और राजस्थान 2 जगहों से अपनी सीमा साझा करता है। और आगरा भी 2 जगहों से अपनी सीमा साझा करता है, एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश। ठीक है। तो हमने पूरा इस तरीके से उत्तर प्रदेश से लगे राज्यों के जिलों को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगी थी नेपाल से, उससे कौन कौन से जिले लगते हैं। तो यह उत्तरी सीमा है उत्तर प्रदेश की, यहाँ से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है, पीलीभीत और महाराजगंज 2 ऐसे जिले हैं जो कि एक देश और एक राज्य से लगते हैं। आप महाराजगंज देखेंगे तो यह नेपाल से भी लगता है और इसकी और एक थोड़ी सी सीमा इसकी बिहार से भी लगती है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे पीलीभीत जो है, पीलीभीत आप देखेंगे यह उत्तराखंड से भी लगता है और इसके अलावा यह नेपाल से भी लगता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी कवर कर लिया उत्तर प्रदेश के। ठीक है। आपको केवल इतना ही याद रखना, बहुत ज्यादा इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, टू दी पॉइंट ही पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चन आप बना सकते हैं जो आपको याद रहेगा। और याद कब रहेगा, जब आप लिमिट भर पढ़ेंगे और उतना पूरी तरीके से कंठस्थ कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कंटेंट भर भर के दे दिया जाए और आप उसे याद ही ना कर सकें। और हमारा टारगेट तो इस क्लास में यह भी है कि हम आपको यहीं पे याद भी करवा दें। ठीक है। तो आपको याद भी हो गया होगा कि नेपाल से लगे टोटल कितने जिले, नेपाल से 7 जिले लगते हैं। 7 जिले कौन कौन से, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। और आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि आपको इसी तरीके से क्रम से याद रखना है। अभी क्रम से याद रखोगे तो आपको पूरा कंठस्थ रहेगा। आप जब मैप को याद करोगे, रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, तो आपको पूरी तरीके से दिमाग में वह मैप चलेगा और आप आराम से उसको बना लोगे क्वेश्चन को। ठीक है। अब आपको यहाँ पे जैसे कि पीलीभीत आ गया, लखीमपुर खीरी, फिर आपको बीएस कर देना है, बीएस बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बीएस महाराजगंज। तो इस तरीके से याद करने का भी एक ट्रिक था जो हम लोगों ने बताया था कि आपको हम लोग जहाँ याद करने की जहाँ कॉन्सेप्ट रहेगा वहाँ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, और जहाँ पर हमें ट्रिक देना होगा आपको वहां पर हम लोग ट्रिक भी देंगे। ठीक है। तो अब हम लोगों ने पिछली क्लास में अपना यहाँ तक की कंटेंट को पूरी तरीके से कवर किया था। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा। सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का है लखीमपुर खीरी, जबकि सबसे छोटा जिला है हापुड़। और यह क्वेश्चन यूपीपीएससी 2022 में आया था, आप जाके देखेंगे 2022 के प्रीलिम्स में आया था। ठीक है। हापुड़ कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा, तो वह हापुड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वह है प्रयागराज। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वह महोबा। आप जानते हैं कि प्रयागराज एक बड़ा जिला है और यह पूर्वांचल के क्षेत्र में लगभग आता है, तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या आपको ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि पूर्वांचल में जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश के ज्यादा है अपितु पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिला के। ठीक है। और सब जनसंख्या की दृष्टि से आप देखेंगे कि महोबा में सबसे कम जनसंख्या है। एक रीजन है महोबा आपका आता है बुंदेलखंड रीजन में। तो जब ये बुंदेलखंड रीजन में आता है, बुंदेलखंड रीजन में आता है, तो आपको यहाँ पे 2 चीजें दिखाई देती है कि बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वह है, वहां पर कष्टकारी जलवायु है, प्रतिकूल जलवायु है। कष्टकारी मतलब प्रतिकूल जलवायु आपको दिखाई देती है बुंदेलखंड में। और आप एक बात जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। जब वहां पर कष्टकारी यानी प्रतिकूल जलवायु होगी तो वहां पर कृषि करना टफ होगा, कृषि करना कठिन। जब कृषि कठिन होगी तो वहां पर लोगों की बसावट भी, यानी बसावट की सघनता वह कम होगी, बसावट कम होगी। लोग बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ पर लोगों का पलायन ज्यादा होगा, लोगों का पलायन ज्यादा होगा। इसलिए हम देखे हैं कि बुंदेलखंड रीजन में घनत्व है, जो जन घनत्व है वह कम देखने को मिलता है। तो और आपने देखा कि महोबा बुंदेलखंड रीजन में है,
इसीलिए महोबा जनसंख्या की दृष्टि से एक तो कम, सबसे छोटा जिला भी है, मतलब सबसे कम जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर यहीं के आसपास यानी आप देखेंगे कि जनघनत्व भी यही इसी किसी जिले में भी, बुंदेलखंड के ही जिले में जनघनत्व भी सबसे कम होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक पॉइंट पता चला कि यहाँ पे जनसंख्या और जनघनत्व दोनों ही कम क्यों है बुंदेलखंड रीजन में उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल बात थी जो आपको बता दी गई। हमारा टारगेट यही है कि आपको आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट को भी बताया जाए। ऐसा नहीं है कि आपको केवल फैक्ट रटवा दिया जाए उस तरीके से। आपको जहाँ जहाँ पे यह जरूरी लगेगा कि आपको यहाँ पे यह समझना चाहिए वह बातें टीम द्वारा बताई जाएंगी आपको अच्छे तरीके से, और याद करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा क्लास में ही। ठीक है, तो आपने देख लिया कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो सबसे जनसंख्या सबसे कम है कहाँ, महोबा में है। जनसंख्या साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो यानी कि साक्षरता सर्वाधिक कहाँ, तो गौतम बुद्ध नगर में हम लोग देखते हैं। इसका भी एक रीजन है क्योंकि यह आता है दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर का जिला है। तो दिल्ली एनसीआर में आने के कारण यहाँ पे जो शिक्षा की आधारभूत संरचना है वह बेहतर है अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में। यानी कि और जो जिले हैं जहाँ पे पिछड़ा शिक्षा व्यवस्था और वो सब बेरोजगारी ये सब है, तो वहाँ पे देखेंगे कि गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा जिला है जहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको नॉलेज पार्क देखने को मिल जाएगा। नॉलेज पार्क के अलावा वहाँ पे अच्छे खासे कॉलेज आपको देखने को मिल जाएंगे, और उसके अलावा भी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिजिटली रूप से बहुत आगे है। तो इस वजह से वहाँ पे साक्षरता दर भी सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है, और साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वह है श्रावस्ती, यानी कि सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है, तो वह श्रावस्ती है। श्रावस्ती का एक बड़ा रीजन है कि यह पूर्वांचल क्षेत्र में है, और पूर्वांचल क्षेत्र का जो उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी है, पूर्वांचल क्षेत्र का उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है वहाँ पर गरीबी और संरचनात्मक विकास, बेरोजगारी यह सब ज्यादा है अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से, अन्य क्षेत्रों से। ठीक है, तो यहाँ पे उसी में से एक जिला है जहाँ पर साक्षरता की दृष्टि से सबसे कम साक्षरता भी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के उसी क्षेत्र के जिले से। ठीक है, तो आपको यह बता भी दे रहे हैं हम लोग कि कहाँ पर क्यों जनसंख्या अधिक है, कहाँ पर कोई जनसंख्या घनत्व अधिक या कम है, कहाँ पर साक्षरता दर अधिक है, कहाँ पर साक्षरता दर कम है। यह सब बातें आपको कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना है, न कि आपको केवल रट लेना है कि आपको मोटा मोटी याद भी आ जाएगा। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप वहां पे देख लेंगे कि यार सर ने बताया था कि पूर्वांचल क्षेत्र के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी, अगर उसमें से कोई ऐसा जिला रहेगा तो आप वहां से क्लिक कर जाएगा, आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा, नहीं यही कोई जिला होगा जहाँ पर साक्षरता दर सबसे कम होगा। ठीक है, इस तरीके से भी याद रखने का आप प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व। आपको बताया था कि जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी बुंदेलखंड क्षेत्र से आएगा, तो ललितपुर भी बुंदेलखंड क्षेत्र से है, जहां से क्या कहते हैं सबसे ज्यादा जनघनत्व है। इसका कारण यह है सबसे ज्यादा क्योंकि प्रतिकूल जलवायु, कृषि की कमी और फिर कृषि उपज यहाँ पे नहीं होता है, और फिर पलायन। जब भाई कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, कोई रोजगार का कोई साधन नहीं रहेगा तो लोग पलायन ही करेंगे, इसलिए यहाँ पे जनघनत्व भी कम है। आपको यह भी बता दिए। ठीक है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, आप यह भी बड़ा रीजन है कि दिल्ली एनसीआर का जिला होने के कारण यहाँ पे अवसंरचनात्मक विकास अत्यधिक है। इस वजह से यहाँ पर लोगों को रोजगार बेहतर रूप में प्राप्त है, और रोजगार जब बेहतर रूप में प्राप्त रहेगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों की आय होगी, और आय होने के कारण ही गौतम बुद्ध नगर में ही प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बना हुआ है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बलरामपुर। आपको यह भी बताया था बलरामपुर ही क्यों, बलरामपुर उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी पूर्वांचल का उत्तर पूर्वी क्षेत्र या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। इस वजह से वहां पर गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और अवसंरचनात्मक विकास की कमी दिखाई देती है, जिसलिए से वहां पर जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो लोगों की आय क्या होगी। इसी वजह से हम देखते हैं कि उस क्षेत्र से ही एक जिला है जहां पर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, सर्वाधिक उद्यम वाला जिला हम देखते हैं, तो सर्वाधिक उद्यम वाला जिला हम देखते हैं बरेली है। ठीक है, और सबसे कम उद्यम वाला जिला है चित्रकूट। आपको पहले भी बताया चित्रकूट क्यों हो सकता है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यह भी एक पूर्वांचल बुंदेलखंड क्षेत्र से लगा हुआ जिला है, जिस वजह से यहाँ पे अवसंरचनात्मक विकास, सड़कें, सिंचाई व्यवस्था, बिजली
रोजगार ये सब की कमी है, इस वजह से यहाँ पर सबसे कम उद्यम भी देखने को मिलता है। अब देख लें कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है। तो आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा मैप में आपको बता दें कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर ही क्यों है, ठीक है। इसका एक रीजन है, तो अब देखते हैं जब भारत जो है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वह बंगाल शाखा से होती है। यानी बंगाल की खाड़ी की जो जब मानसून आता है तो दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है उत्तर प्रदेश के। एक इधर से जो चलती है वह अरब शाखा है, अरब सागर की शाखा है, यानी भारत के पश्चिमी क्षेत्र से जो चलती है वह अरब सागर की शाखा, और जो पूर्वी क्षेत्र से चलती है वह बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की शाखा जिसे बोलते हैं, ठीक है, बंगाल की शाखा है। तो आपको यह पता होगा कि जब ये बंगाल की शाखा चलती है तो यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो हिमालय का एक बड़ा रीजन है, गारो खासी जयंतिया, जो कि हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार के, ठीक है। तो यहाँ जब गारो खासी जयंतिया से टकराती है, टकरा के यह उत्तर पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। और आपको यह भी पता होगा कि यह जो आर्द्रता धारण करती है वह सागर तल से धारण करती है, और जब सागर तल से अब यह जब जमीनी यानी स्थल रूप में अपने आती है, स्थल क्षेत्र पे आती है, तो धीरे धीरे इसकी आर्द्रता में कमी होती जाती है, ठीक है। और यह जैसे जैसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ती जाती है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आर्द्रता में इसमें कमी आती जाती है, ठीक है, आर्द्रता में कमी आती जाती है। और अब देखते हैं तो हम देखेंगे पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक वर्षा होती है, उससे कम वर्षा बिहार में होती है, उससे कम वर्षा भी हमारे उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं कि हम लोग जैसे जैसे आर्द्रता कमी होती जाती है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला वैसे तो बलिया है, ठीक है, बलिया है, लेकिन जो यह गोरखपुर है, गोरखपुर वाला क्षेत्र है, यह तराई क्षेत्र से, यानी जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक हिमालय की जो बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये जो तीसरा भाग है उसके 8 से 10 किलोमीटर का जो चौड़ी पट्टी है, तराई वाला क्षेत्र है, 8 से 10 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी, उस वाले रीजन में गोरखपुर आता है। तो यहाँ पर क्या है, शिवालिक हिमालय से हवाएं टकरा कर ऊपर जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, इनका बारिश होती है शिवालिक हिमालय के दक्षिणी छोर पर, ठीक है। जब शिवालिक हिमालय के दक्षिणी छोर पर बारिश होती है तो आप देखते हैं गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा हो जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे गोरखपुर से आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसकी आर्द्रता में कमी आती जाती है और वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे पूर्वी क्षेत्र में ही उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक है। जैसे कि बंगाल हुआ, बंगाल से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश, यानी कि जैसे जैसे वो पश्चिम की ओर बढ़ रही है वैसे वैसे वर्षा की मात्रा भी कम होती जा रही है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि गोरखपुर ऐसा जिला है जो कि पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से लगा हुआ है। इस वजह से गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, उसके बाद धीरे धीरे वर्षा कम होती जाती है, ठीक है। तो आपको बता दें कि सबसे कम वर्षा होती है गोरखपुर में, और सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा होती है गोरखपुर में, सर्वाधिक वर्षा होती है मथुरा में। मथुरा में भी यह भी रीजन है, जैसे जैसे यह वर्षा धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तर पूर्व होते हुए, उत्तर पश्चिम होते हुए आगे बढ़ती है, तो मथुरा आगरा तक जाते जाते इनकी एकदम वर्षा एकदम खत्म हो जाती है और आर्द्रता एकदम खत्म हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर बिल्कुल कम वर्षा होती है। और आप देखेंगे, आप एक ये भी बात कहेंगे कि अरब सागर की शाखा से वर्षा हो सकती है यहाँ पर, नहीं, अरब सागर की शाखा जो है वो अरावली के समानांतर चली जाती है, और जब वर्षा तभी होती है, आर्द्रतावाही जो पवनें होती है वो टकराकर जब तक ऊपर नहीं उठेंगी, जिससे कि उनका जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है वह उसमें कमी नहीं आएगी, तब तक वर्षा नहीं होगी, ठीक है। तो जब यहाँ पर कोई पहाड़ है, ये नहीं है, कोई पहाड़ ऐसा नहीं है कि जिससे टकराकर पवनें ऊपर उठे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है, यहाँ पे तो बहुत वर्षा होती है इसके पश्चिमी घाट पर, लेकिन ये जो आगे बढ़ती है तो यहाँ पर अरावली इनके समानांतर पड़ जाती है, जिस वजह से यह हवाएं ऊपर नहीं उठती टकराकर, जिसकी वजह से मथुरा रीजन में भी बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। तो आपको ये बता दिया गया कि सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में ही क्यों होती है, सबसे कम वर्षा मथुरा में क्यों होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ कॉन्सेप्ट भी बताया जा रहा है, आप इसे पूरी तरीके से याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी चीजों को हल करने में। आपको याद नहीं करना पड़ेगा कोई चीज, आपको पता हो जाएगा कि अच्छा यहाँ वर्षा क्यों कम होगी, आपको मोटा मोटी कुछ आइडिया लग जाएगा, आप आराम से आसानी से उसे याद कर लेंगे, ठीक है, उसे आप टिक कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद, यह भी मेन रीजन है एनसीआर जिला।
अब एनसीआर में हमने क्या क्या बताया था, एनसीआर में अवसंरचनात्मक विकास बेहतर, रोजगार की संभावनाएं बेहतर, पलायन इसलिए यहाँ पर ज्यादा होगा, जब पलायन ज्यादा होगा तो लोगों की जनघनत्व भी ज्यादा होगी, यानी लोगों की जनसंख्या भी ज्यादा होगी, तो इस वजह से सर्वाधिक जनसंख्या गाजियाबाद में है। ठीक है, अब तक हमने जो मोटे मोटे की प्रमुख क्षेत्र जैसे कि सर्वाधिक उद्यम, सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे कम जनघनत्व, सबसे अधिक जनघनत्व, और फिर यह सब बातें हम लोगों ने अब तक पिछले अपने उसमें देखा, पिछले भाग में देखा। लेकिन अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के चिन्ह, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, लेकिन हाल फिलहाल में तो नहीं बन रहा, लेकिन तब भी कोई वो नहीं है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन ना बन जाए, तो एक बार देख लेने में कोई वो नहीं है कि आप एक बार देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु हमने देखा बारहसिंघा है, जिसका वैज्ञानिक नाम, क्योंकि क्या करना है कि एक आध बार ऐसा होता है कि जो ये वैज्ञानिक नाम ही दे देता है, तो वैज्ञानिक नाम आपको याद नहीं रहेगा तो आप फंस जाएंगे। तो बारहसिंघा इसका वैज्ञानिक नाम होता है रकुअस डुआकुली, आपको यह भी याद रखना। राजकीय पक्षी है वह सारस है, इसका वैज्ञानिक नाम है गुरुस एंटिगोन। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय भाषा, जो कि राजकीय भाषा 1947 में अपनाई गई थी उत्तर प्रदेश द्वारा, तो हिंदी है पहली, और दूसरी 1989 में अपनाई गई थी उर्दू। राजकीय खेल भारत उत्तर प्रदेश का हॉकी है। राजकीय पुष्प है पलास या टेसू, इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, इसे जंगल की आग भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना। राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का, एक वृत्त है, ऐसे करके एक वृत्त है, इसमें ऐसे करके दो शाखाएं हैं, और यहाँ पे ऐसे धनुष बाण ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे दो मछलियां हैं, इस तरीके से उत्तर प्रदेश का चिन्ह है। आपने देखा भी होगा, एक वृत्त के अंदर दो मछलियां, जो कि दो मछलियां जो है वह अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक है शासन का, और एक धनुष बाण जो कि 1938 में इस चिन्ह को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, तो यह उत्तर प्रदेश के चिन्ह है, आप इसे याद रखेंगे। राजकीय पशु बारहसिंघा, जिसका नाम है रकुअस डुआकुली। सारस है, जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्रूस एंटिगोन। राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय भाषा है हिंदी, पहली 1947 में अपनाई गई थी, और दूसरी है उर्दू, जो कि 1939 में अपनाई गई थी। राजकीय पक्षी है हॉकी का, और फिर राजकीय पुष्प है प्लास या टेसू। प्लास या टेसू इसे जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, कभी भी पूछ सकता है। जंगल की आग इसलिए कहा जाता है कि यह जो इसका पुष्प होता है वह लाल लाल एकदम होता है, और आप देखेंगे, दूर से देखेंगे तो कोई लगता है कि जिसे सच में आग लगी हो जंगल में। इस तरीके से जब यह पूरी तरीके से विकसित रूप में वहां पर अपने आप को वो करते हैं। ठीक है, राजकीय चिन्ह देखा, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर दो मछलियां हैं, मछलियों में एक धनुष बाण भी है, जो कि स्वीकृत हुआ था 1938 में। इस तरीके से हमने देख लिया उत्तर प्रदेश के चिन्ह। ठीक है, अब हम लोग अपना देखेंगे अगली क्लास में अगली बातें। ठीक है, तो आप यहाँ तक याद कर लीजिए। पहले तो पहला ये है कि आपको यहाँ से हमने सारे जो सीमाएं थी, सीमाओं से लगे राज्य, देश, यूटी, और उनसे लगे जिले उत्तर प्रदेश के, वह सब बताया, फिर उनके चिन्ह बताए। ठीक है, अब हम लोग आगे चल के उत्तर प्रदेश के नाम, राजधानी, और उसके बाद फिर जो मंडल वगैरह है वह सब पर बात करेंगे। इस तरीके से हमारा पहला स्पेशल क्लास यूपी का जो यूपी स्पेशल का जो सामान्य परिचय उत्तर प्रदेश का वह समाप्त होगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही था। धन्यवाद।